Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel Priyar Concept Classes. आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। हम लोग सोशल साइंस को डिस्कस कर रहे थे और सोशल साइंस में हमने पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर लिया था और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स को। और इकोनॉमिक्स के ऊपर भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और समझें कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो पहले की 2 वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते रहें और जो बात इस वीडियो में करी जाए वो आसानी से समझ में आ जाए। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है आज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ डेवलपमेंट के बारे में वही आप भी सोचें डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले टॉपिक में हमने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में देखा था कि नेशनल इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है और किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है ऑर्गेनाइजेशन, उसने किस तरीके का क्राइटेरिया रखा था कंपैरिजन का कंट्रीज़ के बीच में। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में कि जो इनकम है और जो अदर क्राइटेरिया हैं, अदर क्राइटेरिया में भी आगे के टॉपिक्स आएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल डेवलपमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में या कोई भी 2 स्टेट्स के बीच में। तो वही चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस टॉपिक में भी हम। When we looked at individual aspiration and goals, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. तो जैसे एक इंडिविजुअल का एक गोल सिर्फ इनकम बर्न करना नहीं होता है, उसके साथ साथ उसे रिस्पेक्ट भी चाहिए सोसाइटी के अंदर में, उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, उसे ये चाहिए कि उसे फ्रीडम मिले, उसको सिक्योरिटी मिले। उसी तरीके से कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो कंट्री भी सिर्फ इनकम अर्न करने के बारे में ही या फिर अपनी नेशनल इनकम के बारे में ही नहीं सोचती है, उसे और भी चीज़ों को साथ में लेकर और भी गोल्स को साथ में लेकर चलना होता है, ताकि वो एक सही डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं उसको अचीव कर पाए। वॉट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी? एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो अदर क्राइटेरिया रखे हैं इनकम के अलावा जो चीज़ें हैं उनको भी कैसे साथ में लेके चला जाएगा और ये क्या अलग अलग चीज़ें होंगी जिनको एक कंट्री को साथ में लेके चलना चाहिए। ये गोल्स क्या होंगे जो कंट्री को साथ में लेके चलने चाहिए। लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। टेबल 1.3। अब टेबल 1.3 को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो इसके अंदर में स्टेट हरियाणा, केरला एंड बिहार का दिया हुआ है और उनकी पर कैपिटा इनकम दी हुई है। और इस टेबल को अगर हम देखें तो हरियाणा की कैपिटल इनकम जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे ज़्यादा है, केरला की उसके बाद है और सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार की है। ये जो सोर्स है जहाँ से टेबल को क्रिएट किया गया इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का है, जहाँ से हमको ये डेटा जो है वो मिला है। तो ये टेबल हमें देता है गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। एक्चुअली दीज फिगर्स आर ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइजेस फॉर 2016 एंड 17, जबकि ये 18 और 19 के हैं। लेट अस इग्नोर what this complicated term exactly mean. Roughly we can take it to be the per capita income of the state. जस्ट हम इसको पर कैपिटा इनकम देखते हैं और पर कैपिटा क्या होता है मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था। वी फाइंड दैट ऑफ द 3 हरियाणा हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड 1,80,174 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around rupees 34,409. So if per capita income were to be used as a measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the 3. Now let us look at certain other data pertaining to these states given in table 1.4.
अगर सिर्फ इनकम के बेसिस पे या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करने लग जाएं कि कौन सा स्टेट जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है या कौन सा स्टेट जो है वो डेवलप नहीं है, अगर इस एग्ज़ाम्पल को देखें, इस टेबल को देखें, तो इस टेबल में 3 स्टेट दी हुई हैं और तीनों स्टेट में जो हरियाणा है सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम उसकी दिखाई गई है और बिहार की सबसे कम दिखाई गई है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें कि हरियाणा में जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं हम इस टेबल से इसी चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या ये एक्चुअल में जो टेबल शो कर रहा है, क्या वो एक्चुअल में सही डेटा हमको दिखा रहा है? क्या हम इससे एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड है और वहाँ का हर एक इंडिविजुअल जो है एक ईयर में 1,80,174 रुपये अर्न करता है? क्या ये बात एग्जैक्टली सही होगी? तो आगे 1.4 टेबल को देखते हैं, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। तो टेबल 1.4 जो है ये कंपैरिजन दिया है हरियाणा, केरला और बिहार सेम का, और इसमें अदर क्राइटेरिया को भी ऐड किया हुआ है। इनकम का क्राइटेरिया ऊपर था पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कुछ और चीज़ों को दिया हुआ है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है, लिटरेसी रेट दे रखा है और नेट अटेंडेंस रेशियो दे रखा है। ये चीज़ें क्या होती हैं मैं इनके बारे में एक बार आपको तुरंत जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 ईयर से कम ही जी पाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि एक ऐसा रेट जो रेट हमें दिखाता है कि इतने लोगों में से कितने लोग जो हैं वो पढ़ और लिख सकते हैं, और उसको कहा जाता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाकर एक्चुअली जो है स्कूल को अटेंड कर पाते हैं और पूरी 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 पढ़ाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे 14 और 15 ईयर की एज का लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टेज के अंदर में, यानी कि जब बच्चा 14 या 15 ईयर का होता है तो उसके बाद कितने बच्चे जो हैं आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं, और उसके बारे में नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन भी दे रखा है इन तीनों टर्म्स का। तो आप अगर इन बात को यहाँ से भी समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी सारी बातें। तो बात करते हैं इस टेबल की। तो हरियाणा के अंदर में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 है, यानी कि 1000 में से 30 जो बच्चे हैं जो 1 ईयर से कम ही जो है वो जी पाते हैं, मतलब 30 जो है मर जाते हैं, उसके बाद बाकी जो हैं वो जी पाते हैं। और केरला के अंदर में ये रेशियो 10 का है और बिहार में 35 का है। लिटरेसी की अगर बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग, तो 82% लोग जो हैं लिटरेट हैं, हरियाणा में 94, केरला में और बिहार में 62%। और नेट अटेंडेंस रेशियो को अगर देखा जाए तो 61% जो है हरियाणा के अंदर में जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाते हैं अपनी पढ़ाई को, और 83 जो हैं वो आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को केरला में, और सिर्फ 43 ऐसे हैं जो 14 और 15 ईयर के बाद आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इस डेटा से हमें क्या चीज़ें और पता लगती हैं कि इनकम को अगर देखा जाए, तो अगर हरियाणा को देखा जाए यहाँ पर अगर पर कैपिटा के अकॉर्डिंग, तो पर कैपिटा के अकॉर्डिंग तो नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन जो अदर जो फैक्टर्स हैं, अदर जो क्राइटेरिया हैं, उनमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जा रहा है। अगर देखें तो वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग बिहार की तरह ही हैं, कि वहाँ पर भी 1000 में से 30 जो हैं वो नहीं जी पा रहे हैं आगे। तो केरला के अंदर में ये फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। चाहे केरला की अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखें, चाहे लिटरेसी को देखें और चाहे नेट अटेंडेंस रेशियो देखें, तो काफ़ी बेटर लगता है इन दोनों स्टेट से। तो ये चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया से हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट कैसी है। हमें और भी कई सारे क्राइटेरियाज को लेकर चलना होता है अगर हमें एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो पता करनी है। अब जरा उस टेबल के बारे में डिस्कशन करते हैं। What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children born, 10 died before completing 1 year of age, but in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala. तो अगर मैंने ये बता दिया आपको सारी बातें, इसमें आप यही चीज़ें जो हैं इसके अंदर में दिखाई जाएंगी, जो बताई गई हैं वही सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, वही सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से लिटरेसी रेट है वहाँ का, किस तरीके का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और किस तरीके का नेट अटेंडेंस रेशियो है। आप इसको चीज़ को यहाँ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
अब बात करते हैं अदर क्राइटेरियाज़ की, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी कंट्री को अपने डेवलपमेंट गोल्स में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इनकम को रखना चाहिए। इनकम के अलावा जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो क्या हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं और क्यों इसको एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना गया है डेवलपमेंट का, इसके बारे में बात करते हैं। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड इन दीज क्रूशल एरियाज़। तो अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर में पर कैपिटा इनकम तो अच्छी है वहाँ की, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस चीज़ में केरला से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तो इसका रीज़न ये है कि हरियाणा में पर कैपिटा इनकम ज़रूर अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पैसों से आप हर चीज़ को खरीद पाएँ। और जो ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से हर चीज़ को अर्न कर पा रहे हैं। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take a preventive steps. तो बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है यहाँ पे। आज का केस हम देख सकते हैं इसमें, आज जो हमारी कंट्री के अंदर में जो केसेस चल रहा है कोरोना का केसेस, वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मनी जिसके पास है, अगर वो प्रोटेक्टेड रहता तो हो सकता है उसे कोरोना वायरस होता ही नहीं। लेकिन कोरोना जो वायरस है, अगर सभी लोग प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो मनी जो है हमें एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकती है, हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने का एक सिक्योरिटी नहीं दे सकती है। तो मनी हमें कुछ मटेरियल चीज़ों को खरीदने का हमको पावर देती है, लेकिन हम उससे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वो सारी चीज़ों को हम उससे खरीद नहीं सकते हैं। Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community take preventive steps. तो इसका आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस को रोकना है तो हम सभी लोग को एक साथ मिलकर प्रिवेंटिव स्टेप्स को लेना पड़ेगा। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. और अगर हमें सही डेवलपमेंट करनी है अपनी कंट्री की, तो सभी लोग को जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी तरीके की फैसिलिटी हो, सभी लोग के लिए अगर इक्वल फैसिलिटी होगी, सभी लोग को बराबर से चीज़ें दी जाएंगी, तो सभी लोग उनको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सभी लोग का डेवलपमेंट इसमें हो पाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें, जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? वट इफ नो वन अदर देन यू in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. अगर देखा जाए, अगर हर कोई इंडिविजुअल अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए चीज़ों को करता, तो कहीं ना कहीं हर घर के बाहर हमें एक बॉडीगार्ड या हर एक घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड हमें देखने को मिल जाता। तो इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि फिर जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं और हर कोई अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के बारे में सोचता और अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचता। तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है, जो हमारी यूनिटी है, वो एक नहीं हो पाती। इसीलिए ज़रूरी है कि हम पूरी कंट्री को एक साथ लेके चलें और पूरी कंट्री को एक साथ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम ही ना हो। जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया इन्होंने इसमें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने ही कम्युनिटी में, जो स्कूल है आपके वहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप अकेले हो जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी कोई भी जो बच्चा है आपके कम्युनिटी में वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अफेक्ट करेगी और आप भी जो है वहाँ पढ़ नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को आपको दूसरी जगह, दूसरी कम्युनिटी के स्कूल में या दूसरे रीजन में भेजना पड़ेगा, जहाँ के लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो वहीं पे आप पढ़ सकते हैं।
So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open a school and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government or society has not provided adequate facilities. तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे कि जो लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, कई जगह ऐसा है अभी भी कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो गर्ल्स है उनके लिए ज़्यादा स्कूल पढ़ना अच्छा नहीं है, या फिर स्कूल के अंदर में ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि लड़कियाँ जो है वहाँ पे सेफ़ तरीके से पढ़ पाती हैं, जिसकी वजह से वो सारी कम्युनिटी इस चीज़ को मानती है। और फिर सारी कम्युनिटी अगर उस चीज़ को मानने लग जाती है तो सारे के सारे जो भी वहाँ पे मेंबर्स रहते हैं, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, वो अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजते ही नहीं हैं। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला की अगर हम बात करें तो केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, हमने देखा था वहाँ पे 1000 में से सिर्फ 10 ऐसे हैं जो नहीं आगे कंटिन्यू कर पाते हैं अपनी लाइफ को। बाकी जितने भी हैं 990 वो आगे लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये कैसे हो पाया है? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं अपने सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड की हुई हैं। और वहाँ का अगर आप लिटरेसी रेट को देखो तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है। और वो भी इस वजह से पूरा हो पाया है क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हैं, तभी वहाँ का लिटरेसी रेट भी काफ़ी बेहतर है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS function well. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. और जो PDS सिस्टम है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो पब्लिक की तरफ से जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लोगों को, वो इतना बेहतर है कुछ जगह पर कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ के लोग हैं वो उनको फूड की चिंता ही नहीं है। जैसे जो नेसेसरी फूड चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं उनको आसान रेट्स में, ताकि उन्हें इस चीज़ की चिंता ही नहीं रहती है कि कभी हमें भूखे मरने की नौबत आएगी। हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है पीपल का ऐसे स्टेट में वो काफ़ी बेटर रहता है दूसरी जगह से, क्योंकि वहाँ की स्टेट ने अपने जो लोग हैं उनके लिए ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता है। और वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी प्रोवाइड की हुई है कि उनको कभी भी ये डर नहीं रहता है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम शायद अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। तो once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an adequate measure of level of development, we begin to think of other criterion. There could be a long list of such criterion, but then it would not be so useful. अगर हम बात करें कि जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंसान की जो डेवलपमेंट है वो तभी हो सकती है जब उसको इनकम के अलावा जो बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो भी आसान तरीके से प्रोवाइड करी जाएं, जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और जो न्यूट्रिशन फूड है वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे अगर लिस्ट बनाने लग जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं अगर उनको प्रोवाइड करी जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो उनका स्टेटस है डेवलपमेंट का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। Health and education indicators such as one was used in comparison of Kerala and Haryana are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a means of development. तो हमेशा से ही जो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर मेज़र किया जाता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किसी भी कंट्री के अंदर में कैसा है, तो उसके लिए इनकम के अलावा एजुकेशन को और हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया माना गया है। हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the education level of the people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at the certain relevant data regarding India and its neighboring from Human Development Report 2019. तो जो UNDP है, UNDP जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है,
जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क के अंदर में है, और वो हमेशा करता क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। जो रिपोर्ट जो है हर कंट्रीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ की बनाई जाती है, और वो कंट्रीज़ का जो डेटा है वो दिखाता है कि किस तरीके से कौन सी कंट्री जो है वो अपने वहाँ के लोगों को कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, उनके वहाँ के ह्यूमन कितने डेवलप्ड हैं। तो उन्होंने 3 चीज़ों को इसके अंदर में डाला हुआ है। सबसे पहला पर कैपिटा इनकम को डाला हुआ है, दूसरा इसके अंदर में जो उनका एजुकेशन लेवल है उसको डाला हुआ है, और उनकी हेल्थ को डाला हुआ है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर वो HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो ज़रा देखते हैं यहाँ पे टेबल 1.6 जो है, सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग फॉर 2017 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनका डेटा दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो उनकी पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम में अगर देखा जाए तो श्रीलंका टॉप में दिखाई दे रहा है हमको, और इंडिया सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ज़रा मैं इसको बता देता हूँ आपको। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द सेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि एक इंसान कितना ज़िंदा रहता है, कितने लंबे ईयर तक की वो ज़िंदा रहता है। तो हमारी कंट्री के अंदर में 68.8 ईयर रखा हुआ है, कि इतने टाइम तक जो इंसान है उसको इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ और इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि उतने टाइम तक की वहाँ पे आसानी से सर्वाइव कर पाता है। फिर है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, कितने लोग ऐसे हैं जो 25 एंड अबव जो हैं वो स्कूलिंग को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो इसमें इंडिया जो है उसका जो परसेंटेज है वो 6.4% है। फिर HDI रैंक दी हुई है 2018 के अकॉर्डिंग, हमारे इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में 130 नंबर पे आता है। तो ये जो डेटा है हमको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अगर हम अपने आप को डेवलप कंट्री कहते हैं, तो डेवलप कंट्री कहने के लिए हमारे पास हर एक जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में हमें अच्छी पोजीशन पे आना पड़ेगा, तभी हम अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, उसकी नेशनल इनकम बहुत अच्छी है, तो उस कंट्री के अंदर के लोगों के पास अदर फैसिलिटीज़ भी उनको बहुत अच्छी तरीके से मिल रही हैं। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? अगर हम HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी रैंक देखें इंडिया के अंदर में, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की रैंक काफ़ी अच्छी है और हमारे इंडिया की काफ़ी नीचे है। टेबल 1.6 also shows that through Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy. पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया जो है पर कैपिटा इनकम में जो नेपाल है और जो बांग्लादेश है उससे काफ़ी अच्छा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो क्या हो जा रहा है, पीछे रह जा रहा है। Many improvements have been suggested in calculating SDI, and many new components have been added to the Human Development Report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a कंट्री। तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से क्लियर समझ में आती है हमको कि अगर कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो पहले हमें कंट्री के सिटीज़न की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कंट्री के सिटीजन्स को उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिससे वो अपने आप को डेवलप कर पाए। उसके अंदर में हेल्थ, एजुकेशन और जो उसकी जो इनकम जनरेट करने के सोर्सेज हैं उसे बढ़ाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर जो ह्यूमन है वो हमारी कंट्री के अंदर में वो डेवलप हो पाएगा, हर एक ह्यूमन डेवलप हो पाएगा। It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं और क्राइटेरिया जिनको ऐड कर सकते हैं ताकि उससे जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो और क्लियर हमारे सामने आ पाए? अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्या जो डेवलपमेंट है, हमारी कंट्री ने इस साल बहुत अच्छी इनकम अर्न करी और अगले साल हो सकता है कि वो अच्छी इनकम अर्न ना कर पाए,
तो ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है, यानी कि फ्लक्चुएट होता रह रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो क्या ये फ्लक्चुएट होना अच्छा है या सस्टेन डेवलपमेंट वो ज़्यादा बेटर है? कि हमारी कंट्री के अंदर में हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि भाई यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी प्रोवाइड होती हैं, स्कूलिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है, और हमने इस साल तो बहुत अच्छा किया लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो ग्राफ गिर गया हमारा, तो वो अच्छा नहीं है। हमें कंटिन्यूसली एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जिस स्टैंडर्ड पे सभी लोग पहुंच पाएँ, और जब इस तरह से स्टैंडर्ड्स को हम बढ़ाते रहेंगे आगे आगे, तो उससे जो डेवलपमेंट है या जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसमें हमारा नंबर काफ़ी आगे आ जाएगा। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. अगर देखा जाए तो आज जो हमने अपने स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर दिया है, हमने एजुकेशन के अंदर में इतनी सारे जो रिवोल्यूशन है वो लेके आए हैं और कंटिन्यूसली चेंजेस आते जा रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि आज जो चीज़ हम कर रहे हैं हो सकता है आने वाले टाइम में वो कम पड़ जाए, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें और मेहनत करनी पड़े। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो चीज़ आज हमने कर बना दिया है वो आने वाले टाइम में भी काम आए। जैसे कि आप देखो, लगातार जो है वो टेक्नोलॉजी बदल रही है, लगातार हर रोज़ एक नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है। तो हमें उस जो चेंज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं जाकर हम अच्छी तरीके से जो डेवलपमेंट है, स्टैंडर्ड है, उसे मेंटेन करके रख पाएंगे। अब देखो एग्जांपल दिया इन्होंने ग्राउंड वाटर इन इंडिया, तो बहुत अच्छा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि आज जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वैसे ही बहुत क्राइसिस है वाटर की, पानी लगातार कम होता जा रहा है, फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। तो आज से अगर हम 20-30 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे ग्राउंड लेवल का जो वाटर का प्रॉब्लम था वो वैसा नहीं था, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और क्योंकि लगातार जो है वो चीज़ों में डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग फ्रेश वाटर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिक्रीज़ होता चला जाएगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड हमने आज मेंटेन कर दिया है वो आने वाले टाइम में भी आगे चलता ऐसा रहेगा। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. जो ग्राउंड वाटर है वो रिन्यूएबल है, वो लगातार हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है ग्राउंड वाटर का जो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड वाटर का जो बनने का प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस को हम कंप्लीट नहीं होने देते हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड वाटर है वो कम होता जा रहा है लगातार। तो अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ग्राउंड वाटर बनता रहता है और हम ग्राउंड वाटर का यूज़ करते रहते हैं, फिर वो वाटर साइकिल के थ्रू लगातार क्रिएट होता रहता है। तो इसको क्रिएट होने में जो टाइम लगता है, अगर हम वो टाइम उसको नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करते जा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज़। तो हम जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, ऐसे रिसोर्सेज जो अगर हमने उनका कंजर्वेशन नहीं किया, उनको बचाया नहीं, तो एक टाइम के बाद वो पूरे के पूरे एग्जॉस्ट यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। We have fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resource in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. तो आज जो रिसोर्सेज के बारे में हमें नहीं पता है, हम इन्वेंशंस करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं और नए रिसोर्सेज के बारे में पता लगता है हमको, लेकिन अगर वो नॉन रिन्यूएबल हैं तो एक ना एक टाइम के बाद वो दोबारा से फिनिश हो जाएंगे, फिर हमें दूसरे रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 दे रखा है एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार एग्जॉस्ट यानी कि यूज़ करते जा रहे हैं और इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो दोबारा से क्रिएट भी नहीं हो पाएंगे।
तो देखो इसमें रिजर्व्स 2017 बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। इसमें क्रूड ऑयल रिजर्व्स का दिया हुआ है कि मिडिल ईस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में किस तरीके कितना रिजर्व है हमारे पास और वो कितने नंबर ऑफ ईयर तक की चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको दिखाई दे रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर में 10.5 ईयर तक ही चल पाएगा, तो ये बहुत कम है। तो इससे हमें पता लगता है कि रिसोर्सेज को बचा के रखना, सस्टेन करके रखना, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. हमारी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं और कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के साथ भी जुड़ी हुई है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को एक साथ मिलकर काम करना होगा, और वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। एक कंट्री अपने लिए तो काम कर, जैसे एक बच्चा पढ़ना तो चाहता है, लेकिन अगर उसे ऐसा एरिया, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जहाँ पे और बच्चे पढ़ने वाले हों, तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं पढ़ पाता है। सेम उसी तरीके से एक कंट्री तो अपने जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे काम कर रही है, लेकिन बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट भी उस कंट्री के ऊपर पड़ता है, और वो कंट्री भी जो है बाकी कंट्रीज की तरह ही सफ़र करती है। In general, the question of development or progress is perennial at all times. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development continues. जो डेवलपमेंट है वो तभी सही है जब सबको साथ लेके चला जाए, सबको बराबर की फैसिलिटीज़ दी जाएं, सबको बराबर की रिस्पेक्ट दी जाए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और हर किसी को वही सारी चीज़ें मिलें जो किसी एक पर्सन को मिलती हैं। असली मायने में यही डेवलपमेंट है, और हमें इसी तरह की डेवलपमेंट चाहिए अगर हमें प्रोग्रेस करनी है। तो डेवलपमेंट के जो गोल हैं, एज अ इंडिविजुअल हो चाहे एज अ नेशन हो, तो ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर में सभी लोग का भला हो, क्योंकि सभी लोग का भला ही पूरी वर्ल्ड का भला होगा, और पूरे वर्ल्ड का भला होगा तो हमारा भला तो अपने आप हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप वो पहले की 2 वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी जो है अपने इस चैप्टर के अंदर में आ पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, और नए चैप्टर में नए डिस्कशन के साथ आपको नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। थैंक यू।